काम बुरा हुआ है। किसके साथ? डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उनका दिल बैठ गया है। आज के पहले तक सबसे ज्यादा वाजिब नजर आ रही थी उनकी मांग। वो कह रहे थे कि यार दे दो हमको नोबेल प्राइज। 10 अक्टूबर को दोपहर के 2:30 बजे नोबेल पीस प्राइज देने वाली नॉर्वेजियन कमेटी विनर की घोषणा करने सामने आई। सब लोगों ने हेडफोन लगाया। क्या नाम आएगा? भूमिका बांधी गई ऐलान करते हुए। ये वो क्षण था जिसका शायद पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। व्हाइट हाउस में तो शायद लोग टकटकी लगाकर देख भी रहे होंगे, पेज पर लाइव चल रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप तो सो भी नहीं पाए होंगे। जल्दी उठना तो दूर की बात है। हो सकता है कि ट्रुथ सोशल पे लॉगिन करके बैठे हों और थैंक यू का ड्राफ्ट बना हुआ हो। घड़ी का काटा किसका? दोपहर के 2:30 बजे घोषणा शुरू हुई। ऐलान किया गया कि इस व्यक्ति ने बहुत काम किया है। अब चूंकि व्यक्ति एक ऐसी उपमा है जो किसी भी लिंग के व्यक्ति को दी जा सकती है, तो लोगों को लगा अभी गुंजाइश है। लेकिन अचानक से शी कहकर सारी संभावनाओं को मटियामेट कर दिया गया। संभावनाएं किसकी मटियामेट हुई? वही डोनाल्ड ट्रंप की। नोबेल नहीं मिलेगा इस बार। मिला किसको? वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो। व्हाइट हाउस में गम का माहौल था। हलवा बना था, नहीं बांटा गया। बूंदी के लड्डू मंगाए गए थे, वो भी नहीं बांटे गए। ट्रंप अपना दुख बयां करने के तरीके खोजने लगे होंगे। कुछ नहीं मिला तो वे फिर अपने प्यारे साथी ट्रुथ सोशल के पास चले गए होंगे। दिल की बातें कहने लगे होंगे। और खास बात ये कि इस बार नोबेल प्राइज विनर से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि ट्रंप को यह पुरस्कार नहीं मिला। ये है यूएसपी। यहां तक कि नोबेल कमेटी की तरफ से भी आधिकारिक तौर पर इस पर बयान दे दिया गया। तो क्या थी वजह कि ट्रंप को नोबेल नहीं मिला? साथ ही जानेंगे कि नोबेल विनर वेनेजुएला की मारिया मचाडो कौन है और ये प्राइज क्यों मिला है। शुरुआत करते हैं इस साल की नोबेल विजेता मारिया मचाडो से। मारिया को यह सम्मान वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए मिला है, लोगों के पक्ष में। साथ ही वेनेजुएला को शांतिपूर्ण तरीके से तानाशाही से लोकतंत्र की तरफ ले जाने के लिए उनकी लगातार कोशिशों के चलते भी ये पुरस्कार दिया गया है। विजेता की घोषणा करते हुए कमेटी ने कहा कि मचाडो ने नोबेल पुरस्कार के तीनों मापदंडों को पूरा किया है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट किया, सैन्यकरण के खिलाफ लगातार खड़ी रही और लोकतंत्र को समर्थन दिया। लोकतंत्र में ऐसे भविष्य की उम्मीद जगाई जहां नागरिकों के मूल अधिकार सुरक्षित हों, उनकी आवाज सुनी जाए और लोग शांति से जी सके। सुनिए। As the leader of the democratic forces in Venezuela, Maria Corina Machado. वेनेजुएला में लोकतंत्र समर्थक ताकतों की नेता के रूप में मारिया कोरिना माचाडो लैटिन अमेरिका में साहस का सबसे बड़ा उदाहरण है। वेनेजुएला का तानाशाही शासन राजनीतिक काम को बहुत ही खतरनाक बना देता है। मारिया सुमाटे की संस्थापक के रूप में जो लोकतांत्रिक विकास के लिए काम करती है, वे 20 साल से ज्यादा समय से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए खड़ी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था, यह गोलियों नहीं बल्कि वोटों का फैसला था। As she said, it was a choice of ballots over bullets. अब जानते हैं कि मारिया मचाडो है कौन। मारिया को वेनेजुएला की आयरन लेडी कहा जाता है। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुआ था। उनके पिता एक स्ट्रीट बिजनेसमैन है और मां एक साइकोलॉजिस्ट है। मारिया उनकी सबसे बड़ी बेटी है। मारिया ने आंद्रे बेलो कैथोलिक यूनिवर्सिटी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनके पास फाइनेंस में भी मास्टर्स की डिग्री है। मारिया के 3 बच्चे हैं और वे अपने पति रिकार्डो सोसा ब्रांगर से अलग हो चुकी हैं। 24 साल की उम्र में मारिया ने एटीनिया फाउंडेशन की शुरुआत की। यह संगठन काराकस के अनाथ और गलत रास्ते पर जाने वाले बच्चों की देखभाल करती है। उन्होंने 10 साल बाद 2002 में सुमाटे नाम की एक संस्था की शुरुआत की। यह संस्था निष्पक्ष चुनावों को बढ़ावा देने, चुनाव से जुड़ी ट्रेनिंग पूरी करवाने और चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने का काम करती है। 2004 में संस्था ने तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के खिलाफ एक रेफरेंडम कराया। इसके बाद मारिया पर देशद्रोह के आरोप लगे। हालांकि बाद में इस मामले की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। मारिया ने 2010 में रिकॉर्ड वोटों के साथ वेनेजुएला के चुनाव में जीत दर्ज की। ये बतौर सांसद नेशनल असेंबली में उनका पहला कदम था। यहां तक तो चीजें फिर भी ठीक थी, लेकिन मारिया की सुर्खियों में एंट्री हुई जनवरी 2012 में। 13 जनवरी को वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज संसद में अपनी एनुअल स्पीच दे रहे थे। चावेज संसद में 9 घंटे 45 मिनट का भाषण दे चुके थे। मारिया तब विपक्षी पार्टी की नेता थी। स्पीच के बीच में ही उन्होंने अचानक चावेज को टोक दिया। कहा कि आप कहते हैं कि आप निजी संपत्ति की रक्षा करते हैं, लेकिन आपने छोटे व्यापारियों की संपत्ति बिना पैसे दिए जब्त कर ली है। ऐसा करना चोरी है। मारिया की इस बात से चावेज गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि आपका स्तर इतना नहीं है कि आप मुझसे बहस करें। आपने मुझे पूरे देश के सामने चोर कहा है, लेकिन मैं आपको अपमानित नहीं करूंगा, क्योंकि चील मक्खी के साथ नहीं उड़ा करती है। ये पूरा वाकया वेनेजुएला में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चित हुआ। मारिया को विपक्ष की एक मजबूत आवाज बना दिया इसने। चावेज के समर्थक इसे सरकार पर अनुचित हमला बता रहे थे, जबकि विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की आवाज कहा। यह घटना वेनेजुएला की राजनीति में टकराव और ध्रुवीकरण की मिसाल बन गई थी। लेकिन इसके बाद मारिया की मुश्किलें बढ़ गई। 2014 में जब निकोलस मादुरो राष्ट्रपति बने तो मारिया ने उनकी सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किए। इसके बाद मार्च में वेनेजुएला की संसद में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आरोप लगा कि उन्होंने अमेरिकी महाद्वीप में मौजूद देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स OAS इसमें पनामा की प्रतिनिधि का रोल नेशनल असेंबली की इजाजत के बिना स्वीकार कर लिया। ये वो समय था जब वेनेजुएला ने पनामा से सभी तरह के डिप्लोमेटिक रिश्ते खत्म कर दिए थे। मारिया ने इस फैसले का विरोध किया और इसे राजनीति से प्रेरित बताया। वेंटे वेनेजुएला पार्टी के नेता मारिया ने सॉय वेनेजुएला नाम का गठबंधन बनाया, जो देश में लोकतांत्रिक ताकतों को जोड़ने का काम करता है। मारिया सेम सेक्स मैरिज और अबॉर्शन की समर्थक है। वे वेनेजुएला के सरकारी पदों पर री इलेक्शन के खिलाफ हैं। इसके अलावा वे सबके लिए शिक्षा के अधिकार और देश की जुडिशरी में बदलाव पर भी बात करती रहती हैं। मादुरो का विरोध और लोकतंत्र की बात करने के लिए खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी इसकी उपाधि दी है। अब ये तो हो गई मारिया मचाडो की बात। अब लौटते हैं नोबेल प्राइज पर। इस प्राइज के विजेता की घोषणा होने के बाद लोगों के मन में एक ही सवाल था, ट्रंप को नोबेल नहीं मिला। सवाल नहीं, ख्याल था। सवाल तो यह था कि क्यों नहीं मिला, और एक जिज्ञासा भी थी क्यों नहीं मिला और ट्रंप अब कर क्या रहे होंगे, और खुशी भी थी कि चलो अच्छा हुआ नहीं मिला। अभी अपने पहले कार्यकाल से ही नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर कहते हैं कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि वो इसके हकदार हैं। इस साल उनकी नोबेल जीतने की बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब उन्होंने इजराइल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई के लिए समझौता कराया। इसके अलावा भी ट्रंप दुनिया में 7 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं। इनमें भारत, पाकिस्तान, ईरान, इजराइल, आर्मेनिया, अजरबैजान, थाईलैंड, कंबोडिया, इजिप्ट, इथियोपिया और सर्बिया, कोसोवो, ये
नाम शामिल है। इसके अलावा रवांडा और कांगो इनके भी नाम शामिल है। ट्रंप के नोबेल प्राइज न मिलने पर व्हाइट हाउस का बयान आया है। वहां के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन स्टीवन चैंग ने एक्स पे लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप शांति समझौते करते रहेंगे, युद्ध खत्म कराएंगे और लोगों की जान बचाएंगे। उनका दिल मानवता से भरा हुआ है और उनकी तरह कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति की ताकत से इतने बड़े बड़े काम नहीं कर सकता। नोबेल कमेटी ने साबित कर दिया कि वे शांति से ज्यादा राजनीति को महत्व देते हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर ट्रंप नोबेल के इतने ही बड़े दावेदार थे तो उन्हें यह सम्मान क्यों नहीं मिला? सवाल नोबेल कमेटी से भी पूछा गया। कमेटी ने क्या कहा, सुनना चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार के लंबे इतिहास में मुझे लगता है कि इस कमेटी ने हर तरह के अभियान और मीडिया अटेंशन देखा है। हर साल हमें हजारों पत्र मिलते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि उनके हिसाब से शांति कैसे आती है। ये कमेटी उस कमरे में बैठती है जिसमें सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्र लगे होते हैं और वह कमरा साहस और ईमानदारी से भरा होता है। इसलिए हम अपना निर्णय सिर्फ अल्फ्रेड नोबेल के काम और इच्छा के आधार पर लेते हैं। इसके अलावा ट्रंप को यह सम्मान न मिलने की कुछ अहम वजहें हैं और इसको समझें अगर हम, उसके लिए आपको नोबेल कमेटी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 साल पहले सितंबर के महीने में शुरू होती है। इस साल मिलने वाला पुरस्कार जो है उसकी नॉमिनेशन बीते साल हो चुका है सितंबर के महीने तक। अब ये अगले साल के 31 जनवरी तक चलता है। अब नॉमिनेशन लिस्ट आने के बाद नामों की जांच होती है। नोबेल कमेटी के पास इस सम्मान के लिए 1000 से ज्यादा नाम आते हैं। फिर एक शुरुआती लिस्ट बनती है जिसमें करीब 350 नामों को शॉर्टलिस्ट करके रखा जाता है। इस साल ये आंकड़ा 338 के आसपास टिक गया था। ये पहली लिस्ट है। ये बहुत हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्राइज कौन सी कैटेगरी का है। मतलब आमतौर पर फिजिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए ये लिस्ट लंबी होती है, लेकिन शांति पुरस्कारों के लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करना और ज्यादा मुश्किल होता है दूसरे पुरस्कारों की तुलना में। मार्च और अप्रैल का महीना आते आते लिस्ट को घटाकर 15 नामों तक सीमित कर दिया जाता है। इस काम के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जाती है। इसके बाद ये सिफारिशें उन संस्थानों को दी जाती हैं जो असली विजेताओं का चयन करती हैं। नोबेल पीस प्राइज शांति पुरस्कार के केस में विजेता चुनने का जिम्मा जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी का होता है। प्राइज के दावेदारों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद इनके काम को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि उम्मीदवार ने शांति, भाईचारा या मानवाधिकार के लिए किया क्या है। इसके लिए कमेटी अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत को फॉलो करती है। इसमें कहा गया है कि पुरस्कार उसको मिले जिसने देशों के बीच दोस्ती बढ़ाई हो, युद्ध खत्म करने के लिए काम किया हो, शांति की बैठकों और कोशिशों को बढ़ावा दिया हो। इसके बाद अक्टूबर में कमेटी सीक्रेट मीटिंग करती है। इसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा, बहस, ये सब होता है। इसके बाद सबकी सहमति से विजेता का चयन किया जाता है। नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हर साल अक्टूबर में होती है, अमूमन 10 अक्टूबर से पहले। इसके बाद 10 दिसंबर को ओस्लो, आपको मैप पे दिख रहा होगा कहां पे, वहां पर एक सेरेमनी होती है जहां पे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब यह है सिलेक्शन प्रोसेस। आप जानते हैं कि ट्रंप इसमें कहां फेल हो गए। इस साल के नोबेल पुरस्कार के लिए 338 नामांकनों की प्रक्रिया जनवरी के आखिर में बंद हो गई, यानी ठीक उसी समय जब ट्रंप व्हाइट हाउस में लौटे थे अपने दूसरे कार्यकाल में राष्ट्रपति बनके। अब 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 2024 तक किए गए काम को देखा जाता है, यानी वो साल जब डोनाल्ड ट्रंप चुने गए थे लेकिन अभी पदभार नहीं संभाला था। ऐसे में तमाम जंग रुकवाने के ट्रंप के जो दावे हैं वो नोबेल प्राइज के लिए इवेल्युएट ही नहीं किए जा सके हैं। तीसरी वजह यह है कि ट्रंप को उनके 2 कार्यकालों के दौरान कई लोगों ने उन्हें नोबेल दिए जाने की बात कह दी। रूस भी है, पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है और कंबोडिया के प्रधानमंत्री भी हैं। अमेरिका, स्वीडन और नॉर्वे के कई सांसद भी इसमें शामिल हैं। अब नॉमिनेशन मतलब ये तो नहीं कि कोई खुद को ही नॉमिनेट कर दे, उन्हें असल मानी में नॉमिनेट किया भी गया था या नहीं, ये अभी तक साफ भी नहीं है। लोग बस नाम ले रहे थे, तो ये क्लैरिटी नहीं आई है कि ट्रंप का नाम कमेटी के पास पहुंचा ही था कि नहीं। पहुंचता तो ये भी बात होती कि भाई काम तो बहुत नया है, आपका इवैल्यूएशन पुराना है, काम किया भी है या नहीं, वो भी बड़ा गड्ढमड्ढ सा है। कुल जमा बात ये कि ट्रंप का पहले से ही इस साल नोबेल जीतना नामुमकिन था, लेकिन उनके तमाम दावे अगले साल के नोबेल पीस प्राइज के लिए जरूर उनकी दावेदारी को कहीं ना कहीं मजबूत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये नोबेल कमेटी वाले बेहतर समझेंगे। अब ट्रंप को साल 2026 में फिर से आस लगानी पड़ेगी।